कहाँ इमरान खान और कहाँ ये मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी जो सारी की सारी नैबज़दा है, चोरी में मुलव्वस है, वो इनसे डरेगा? यानी कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मईशत के हवाले से जब बात होती है इस हुकूमत पर ख़ासी तनकीद ही रही है कि इस हुकूमत के दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जब आलमी तौर पर महंगाई है कोविड के बाद ख़ास तौर पर, तो पाकिस्तान तो एक बहुत छोटी मईशत, बहुत छोटा मुल्क है और हमारे पर ये डायरेक्टली असरात आएंगे। लेकिन इस सारे अमल के बावजूद जब यूक्रेन और रूस का मामला हुआ है तो पूरी दुनिया में एकदम से तेल की कीमतें बढ़ गई, स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह से क्रैश होती हुई हमें नज़र आई है और डॉलर की फ्लक्चुएशन नज़र आई। लेकिन उसके बावजूद कल का जो वज़ीर आज़म का खिताब था, उन्होंने इस्तेहकाम की बात कर दी है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से, और अब ये कहा जा रहा है कि ये बजट तक यानी कि अगले 3 से 4 माह तक ये तमाम तर चीज़ें इस्तेहकाम में रहेंगी। एक तरफ तो आलमी सतह पर जो महंगाई हो रही है, कैसे इसको फिर कंट्रोल किया जाएगा, जिसकी बार बार हुकूमत बात करती आई है, इकोनॉमिस्ट ये बात करते हैं कि सब्सिडी से मुल्क नहीं चलते हैं, तो फिर यह सब्सिडी देने की बात होगी। दोबारा से यही हुकूमत भी साबिका हुकूमतों की तरह ही रवैया इख्तियार करेगी इस सब्सिडी का, और फिर एक कर्ज़ों का बोझ जो है वो पाकिस्तान पर आएगा। या फिर वाकई ये हुकूमत जो दावा कर रही है कि रिकॉर्ड महसूलात इन्होंने किए हैं और उन महसूलात को जो है सब्सिडी में कन्वर्ट किया जाएगा, ये भी आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज का बड़ा एक अहम मामला है और वो है सनतों के हवाले से खासे जो है वो सनतकार बरहम भी नज़र आ रहे थे पिछले एक साल से, लेकिन आज जो ऐलान किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से लाहौर में कि सनतों को भी एमनेस्टी दी जा रही है, इसकी भी तफसील पे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 दिन हुए हैं लॉन्ग मार्च, आज तीसरा दिन है लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ है, तो दूसरे दिन ही ये कीमतें पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के और तहरीक अदम एतमाद के खौफ से इमरान खान साहब ने ये कर दी हैं। तो हकीकतें क्या है, इस पर हम भी बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो में नौमान अब्दुल माजिद साहब ने, माहिर मुआशियात हैं, उनसे भी बात करते हैं इस ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुल्क की सिचुएशन है और फिर इंटरनेशनल जो मार्केट में सूरत हाल हुई है और जो यूक्रेन और रूस का मामला उसके बाद जो असरात आएंगे उस पर भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया उस्मान सईद बसरा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। बसरा साहब आपका भी शुक्रिया। बसरा साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। तो अपोजिशन कह रही है कि इतना खौफ है तहरीक अदम एतमाद में, इधर से इत्तेहादी जो हैं वो नंबर्स इधर उधर हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है दूसरा दिन हमारे लॉन्ग मार्च को हुआ, वज़ीर आज़म घबरा गए और घबरा के फिर वो ऐलानात कर लिए और वो सब्सिडियाँ भी दे दी हैं जो पिछले 3.5 साल से उनको याद भी नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर भाई आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ने कल एक बड़ा ज़बरदस्त एक फ़िनोमिनल बात की है अपनी कौम के साथ और लोग जो हैं उसको, जैसे हम एक आम ज़ुबान में कहते हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, उसका एक प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो इस मौके पे ये मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी है, इनका जिक्र करके उस सारी हम एक अच्छी बात को और मुँह के जायके को ऐसे ही किरकिरा करना नहीं चाहते हैं। देखिए, इस पर छोटी सी बात इतनी इनके लिए काफ़ी है कि ये तमाम के तमाम अपोजिशन जो है, जो नैबज़दा है, कुछ टीटियाँ ज़दा है, कुछ मुश्ताक चीनी के मालकान हैं, कुछ अब्दुल मजीद गनी वाले हैं, कुछ अयान अली वाले हैं, इनको पहले सबसे तो हम ये पूछते हैं कि अगर आप में कोई इतना दमखम होता और आपसे इमरान खान, देखिए अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला कैसी हमें पकड़ से महफूज रखे, लेकिन आखिर इंसानों की ज़िंदगी होती है ना। हमने इमरान खान को एक ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है, कहाँ इमरान खान और कहाँ ये मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी जो सारी की सारी नैबज़दा है, चोरी में मुलव्वस है, वो इनसे डरेगा? यानी कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। इसलिए इनका तो कोई ऐसी, तो बेचारे अब ऐसे ही। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने एक लंबी इसके ऊपर एक मुशावरत के बाद हम नहीं चाहते थे कि हम इकॉनमी को और मुल्क के मामलात को उन चीज़ों की उसी नहज पे लेके जाएं कि जिसको आप सब्सिडाइज मॉडल कहते हैं। वज़ीर आज़म ने हमेशा खुददारी की बात की है। हम नहीं चाहते कि कर्ज की पीते रहें मैं और समझते रहें कि रंग ला रही है अपनी फाका मस्ती, हम नहीं चाहते।
लेकिन मसला ये है कि महंगाई ने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो इसकी वेव है, ये हम इसका शिकार नहीं है। अमेरिका के अंदर 30 साल की बदतरीन महंगाई और इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है। बरतानिया उसका शिकार है, कनाडा उसका शिकार है, सारी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज उसका शिकार हैं। तेल की प्राइसेस ने और कोरोना ने मिलके जो अनप्रेसिडेंटेड है पिछले। यहीं से शुरू कर लेते हैं कि जो एमनेस्टी की वज़ीर आज़म भी बात कर रहे थे कि ये दी जा रही है, तो उस पर भी मराद की जो बात हो रही थी। नुमान साहब, एक तरफ दुनिया भर में महंगाई, लेकिन बहरहाल ये एक हौसला अफजा तो ऐलान था वज़ीर आज़म का कि जनाब पेट्रोल की कीमतें दुनिया में बढ़ रही हैं लेकिन हम इस पर अहकाम रखेंगे। ऑब्वियसली हुकूमत इसमें सब्सिडी देगी। बिजली की कीमतें बढ़ने की खबर आ रही थी लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बढ़ेंगी। तो इसमें कुछ आपको लगता है कि ये मईशत बेहतरी की जानिब होगी, या ये वाकई जिसको पहले 5 साल रोया गया कि सब्सिडी दे देकर और कर्ज जो है वो बढ़ा कर ये हालत कर दी कि मईशत की, अब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो डेफिनेटली एक हैरत अंगेज़ कदम था जो कल उन्होंने स्पीच की प्राइम मिनिस्टर ने, और मेरे ख्याल है पॉलिटिशियन तो क्या कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इन हालात में जहाँ पे इसके प्राइसेस बढ़ने की बात हो रही है वहाँ पे इस किस्म का कोई रिलीफ दिया जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले साल में जब पीटीआई गवर्नमेंट आई तो जो भी हालात थे हम सबको बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि आगे एक रोड मैप नहीं दिया जा रहा। अगर आप स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ के हवाले से भी आप देखें ना कि स्टेट बैंक जो मुस्तकिल बढ़ा रहा था अपने इंटरेस्ट रेट को, कि भाई रोड मैप नहीं है। पिछले 6 महीनों में अगर देखें तो स्टेट बैंक ने भी कहा कि देखिए हम जो है ठीक है हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं लेकिन इसको हम एक सर्टेन पीरियड के लिए फ्रीज़ कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि कल जो बात कही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई हम जो है 6 महीने के लिए इसको फ्रीज़ कर रहे हैं, इसको इंक्रीज़ को। सिमिलरली जो ये टेमनेस्टी है, अगर ये इंडस्ट्री ड्रिवन है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कल रात को ऐलान भी किया था कि 5 साल के लिए हम जो है छूट दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी और इंडस्ट्री लगाने के लिए भी। तो मैं समझता हूँ सबसे खुशाइन बात तो ये है कि एक रोड मैप है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जिसका रुपये पे भी इम्पैक्ट आ रहा था, इकॉनमी पे इम्पैक्ट आ रहा था कि लोगों को रोड मैप एक मिशन लग रहा था। तो मैं इसको इस लिहाज से बहुत खुशाइन देता हूँ, कम से कम लोग देख सकते हैं कि 6 महीने और साल के अंदर जो है ये इसका इम्पैक्ट किया आएगा और कम से कम एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ हैं। अच्छा, जो ये रिलीफ दिया गया है ये कितना सस्टेनेबल है कितना नहीं है, देखें ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आलमी मंडी में जो हालात हैं ऑयल प्राइसेस वगैरह हैं वो कहाँ तक जाती हैं। उसकी मिसाल इससे आप ले लें कि चंद दिनों पहले कतर के वज़ीर एनर्जी से पूछा गया था कि भाई आपके ख्याल में जो है प्राइसेस कहाँ जाएंगे गैस की, तो उन्होंने कहा ये तो खुदा के हाथ में है, खुदा को ही पता है कहाँ जाएंगी। तो ऐसी हालात में हम ये तो नहीं कह सकते कि 6 महीने बाद ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, लेकिन यह बात जो है एटलीस्ट 6 महीने के लिए हम कह सकते हैं कि खुशाइन दे कि एटलीस्ट हुकूमत ने कोशिश की है। जहाँ तक हुकूमत की और उसकी इकॉनमी के ग्रोथ का ताल्लुक है, लेकिन 2-3 चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर हम 6 महीने पहले जाएँ तो 6 महीने पहले सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि बहुत सारी चीज़ें नॉन एसेंशियल जो है ना इंपोर्ट हो रही थी। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि कुछ मेजर्स ऐसे हैं इंपोर्ट कंट्रोल करने के जो हुकूमत को बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन जो बाद में लिए, जैसे गाड़ियाँ बहुत इंपोर्ट हुई और भी चीज़ें नॉन एसेंशियल इंपोर्ट चलती रहीं जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन चलो मेरा ख्याल समझता हूँ मिनी बजट में बहुत सारी इंपोर्ट्स को नॉन एसेंशियल्स को कंट्रोल कर दिया गया है। जो खुशाइन बात एक और चीज़ ये है जो IT सेक्टर के हवाले से, और हम बात करें इस वक्त मईशत के हवाले से, लगारी साहब एक जानिब हुकूमत कह रही मईशत की बेहतरी है, अभी अपोजिशन आ गई है और उन्होंने कहा कि ये तबाही और बर्बादी है, लेकिन बहरहाल एक अवामी किस्म की तकरीर, अवामी किस्म के ऐलानात से किसी हद तक तो हुकूमत ने तवज्जो ले ली है अवाम की। बहुत ख़राबी है बसियार, बहुत ज़्यादा ख़राबी करने के बाद जब मुफ्त में मिल रहा था और जब लोग कहते कि उठाओ यहाँ से और पेट्रोल ले जाओ, हमारे पास स्टोर करने की जगह नहीं है, तो आपने पाबंदी लगा दी कि इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो वो आपके और फिर ये कि अभी 1 साल पहले जो कीमतें थीं आपने उस वक्त कौन सा सस्ता कर लिया था। अभी कुछ दिन पहले जो है $71 में आपका बैरल मिल रहा था, तो उस वक्त आपने कौन सी कीमतें, अब जो है इस जगह पर आकर आपने पिछले महीने की कीमतें जो हैं वापस ला कर कहा है कि आओ तालियां बजाओ। और उसके बाद अभी क्या हुआ, बिजली का क्या हुआ, दिन के वक्त कहेगी 6 रुपये बढ़ा रहे हैं और शाम को वज़ीर आज़म अपने खिताब में कहते हैं कि 5 रुपये कम कर रहे हैं, यानी 6 रुपये बढ़ाए गए दिन में और शाम को जो है वो 5 रुपये जो है उसकी रियायत दी गई, 1 रुपया फिर भी ऊपर चढ़ा रहा। तो ये है कीमतें घटाने का फार्मूला जो यहाँ पर लाया गया है। फिर ये कि लेकिन सर इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल देखें सर कहाँ पहुँच गया। मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में अब भी वहाँ नहीं पहुँचा है जो PMLN के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में था। और ये जो इन्होंने डिवैल्यू किया है, जो मॉनेटरी पॉलिसी लाए हैं, ये इस मुल्क के बुनियाद के अंदर ये वाकई बारूदी सुरंगें बिछाई हैं इन्होंने। जिस तरह से आपने स्टेट बैंक के अंदर इतना सॉवरेन किस्म का, जैसे वो पाकिस्तान के कंट्रोल से निकाल दिया आपने स्टेट बैंक को और स्टेट बैंक के गवर्नर को। और मैं एक और कहता हूँ कि इन्होंने एमनेस्टी नहीं दी,
इन्होंने ये क्या किया है, ये तीसरी एमनेस्टी में आपने चोरी की, आपने हीरोइन बेची, आपने मंशियात बेची, आपने जो है वो आपने ड्रग माफिया बेची, आपने टैक्स चोरी की, ये सारा कुछ जो है अब आप 5% दें और ठीक है सर आप ले लें। ये हमेशा से लगारी साहब इसमें एमनेस्टी में किसी एमनेस्टी में ड्रग हेरोइन से मुतालिक क्लैरिटी के साथ है कि वो नहीं होगा, सिर्फ टैक्स चोरी में है सर कि अगर आपने मैं ये कहता हूँ कि कौन क्या क्या आपको बताएगा, कैसे आपको कैसे पता चलेगा ये पैसा कहाँ से आया है? सर ये बात है कि वो गायब होगा पैसा, लेकिन टैक्स एमनेस्टी मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है आप ऐलान कर देते हैं कि जनाब वो आपको हम टैक्स इम्यूनिटी दे रहे हैं, लेकिन हम ड्रग, और आपके पास है रिकॉर्ड इस बात का कि किसने ड्रग के पैसे कमाए हुए हैं और किसने जो है वो मंशियात बेची है और किसने असला बेचा है, किसने ये धंधा किया है और किसने टैक्स चोरी की है। आप उसके जो है आप रियायत देने जा रहे हैं, और रियायत भी ये कि जनाब 5 पैसे दें और उसके बाद आप सब कुछ अपना खड़ा कर लें। एक बात और ये कि इन्होंने ये जो सब्सिडी है, ये कह रहे हैं कि जी सब्सिडी अगर हम देते क्या होता है? आप सब्सिडी देते रहें, चीनी भेजने एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी दी, इंपोर्ट करने पर सब्सिडी दी, और फिर आपने चीनी स्कैंडल के बारे में इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी में जो नाम आए आप किसी एक शख्स के बारे में कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि पेट्रोल में फलां शख्स ने 30 अरब का टीका लगाया, उस शख्स को काबीना से अलग किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने जितने भी आटे के चोर थे उनको खिलाफ क्या कार्रवाई? कमीशन आप बनाते हैं, रिपोर्ट आप देते हैं और कार्रवाई आप करते नहीं हैं। तो यह सूरत हाल है। ठीक है, आपने 2 शुबों में काम किया है, IT में और जो है टेक्सटाइल में। IT में साबका हुकूमत ने तबाही फैलाई थी। मैं कहता हूँ उससे बड़ी तबाही पाकिस्तान में जो मियाँ नवाज शरीफ के दौर में फैली है, ऐसी तबाही कभी नहीं फैली थी। उन्होंने खुद इसको बर्बाद किया था, हमारे IT सेक्टर को जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई थी और रोक लिया था। इन्होंने इनका काम यह था कि ये नहीं चाहते, और यही टेक्सटाइल के साथ हुआ। जहाँ पर आप कपास उगाते थे वहाँ पर इन्होंने गन्ना उगाया और उससे कमाई। ये एक बड़ी दास्तान पूरी की पूरी पाकिस्तान की मईशत की तबाही के हवाले से पिछले कुछ 30, 35, 40 साल से ये हमें नज़र आ रहा है, जब से जनरल ज़िया की हुकूमत थी। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ भी। ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे। ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी है, उस्मान सईद बसरा साहब नाम नहाद किस्म के आप रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपोजिशन जो असल मामला है आइनी तौर पर वो तहरीक अदम एतमाद के लिए आपके खिलाफ तैयार हो रही है। जितने भी आप रिलीफ दे लें सर, जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब होगी तो ये रिलीफ तो किसी सूरत में आपके काम ही नहीं आ सकते। अच्छा मुदस्सर भाई, आप इतनी लंबी आपने इन झूठों की और चोरों की हमें सुनाई आपके इदारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मजबूरी ये है कि मैं यहाँ उठ के इसको बंद भी नहीं कर पा रहा था, तो मेरे भी आप समा खराशी में आप भी करूँगा हमारे लगारी साहब से माजरत के साथ। सिर्फ मुझे आपके 2-3 मिनट चाहिए होंगे। देखिए, ये कह रहे थे साहब अभी जो आए हुए थे पाकिस्तान के बदकिस्मती से साबका वज़ीर आज़म के फेक न्यूज़ क्या होती है, इसके गिरेबान को पकड़ना चाहिए और इसको खींच के बताना चाहिए। फेक न्यूज़ ये होती है कि तुम पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म रहे और कह रहे हो हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। इन लोगों को अदालत में लेके आएंगे, इनको अदालत से जूते पड़ेंगे, फिर इनको समझ आएगी फेक न्यूज़ क्या होती है। ये फेक न्यूज़ होती है कि आप TV पर बैठें और धड़ल्ले से कहें कि हुकूमत ने सौदा कर दिया है। इसके लिए हम कानून साजी कर रहे हैं कि लोगों को बैठ के डिसरे ना करें। और इतने ये झूठे हैं, कह रहा है ये मुल्क तबाह हो गया। इन बेशर्मों को कोई ये पूछे कि जब मुल्क के अंदर $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट मालियाती खसारा था, मुल्क तब तबाह था कि मुल्क अब तबाह है जब मुल्क का हमने करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दिया। $60 अरब का ट्रेड डेफिसिट था, तब मुल्क तबाह था कि आज जब वो 28 पे खड़ा हुआ, तब मुल्क 25 पे खड़ा हुआ, तब मुल्क तबाह है। जब PAE के साथ स्टील मिल फ्री दे रहे थे तब तबाह था कि आज तबाह है जब PAE के जहाज नए बेड़े के अंदर जहाज शामिल हो रहे हैं और वो उड़ने की तैयारी कर रहा है। जब एयर ब्लू उड़ती थी और PAE ग्राउंड हो गया था, मुल्क तो तब तबाह था। मुल्क तब तबाह था जब फॉरेन पॉलिसी नाम की चीज़ को नहीं थी। मुल्क के अंदर फॉरेन आपने वजीर खारजा नहीं लगाया हुआ था और नवाज शरीफ उसके ऊपर सांप की तरह कुंडली मार के बैठा था। मुल्क के अंदर मोदी और अजीत डोवल दंडनाते फिरे थे वीजे के बगैर। मुल्क तब तबाह था कि आज तबाह है जब आपका वजीर आज़म खड़ा होकर कश्मीर की बात दुनिया के सामने कर रहा है। मुझे बताइए कि सारा मुल्क गिरवी रख दिया, एयरपोर्ट, रेडियो स्टेशन, TV स्टेशन, मोटरवेज। मुल्क तब तबाह था कि आज मुल्क तबाह है जब आप मुल्क के कर्जे हम उतार रहे हैं सूद दे के इनके। मुझे बताइए, सारी ज़राअत तबाह थी। किसान को 1100 रुपये गंदम का रेट मिल रहा था, किसान गंदम लगाना छोड़ गए थे। आज 2000 रुपये रेट मिल रहा है। मुल्क तब तबाह था कि मुल्क आज तबाह है। आप मुझे बताइए, PAE ग्राउंड थी, एयर ब्लू उड़ रही थी।
गंदी वीडियो सेंटर खोला हुआ था, हर बंदे की वीडियो, मुदस्सर की वीडियो, लगारी साहब की वीडियो, जजिस की वीडियो, फलां की वीडियो, उसको एडिट करके लोगों को बांट रहे थे। सर सुन लीजिए सर सुन लीजिए, नहीं सर मुझे सुन लीजिए, फॉरेन करेंसी अकाउंट मुल्क में फ्रीज कर दिए। मेरे अजीज हैं, मेरे प्यारे भाई। मैं लगारी साहब इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर बदतरीन निज़ाम हुकूमत राइज था कि आप जजिस के फोन टेप कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, उनसे फैसले लिखवा रहे हैं, अपनी मर्जी के जज लगवा रहे हैं, अदालत उज़्मा अदालत आलिया पे हमला कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं। मुल्क बड़ा जी बेहतरीन था, तब मुल्क अच्छा था जब फोन उठा के जजिस को कहते थे कि मियाँ साहब कह रहे हैं ये फैसला लिखो, ये फैसला ना लिखा तो आपकी नौकरी जाती रहेगी, आपके बच्चों को उठा लेंगे, जमीन तंग कर देंगे, तब मुल्क बेहतर था। मुझे बताएं, आज़ादी सहाफत पे हमले, नवाज शरीफ ने जंग और जियो को बंद किया कि नहीं किया? आप मुझे बताएं, आपके टीवी को किसने पाबंद सलासल किया? आपके सीईओ को कौन उठा के ले गया? तब आज़ादी सहाफत पे कोई हमला नहीं था। आज इमरान खान है जो पूरी जिसकी बीवी के ऊपर लोग गालियां देते हैं, उस पर तबर्रा करते हैं। यहाँ आज़ादी सहाफत ही कोई नहीं है, सारे सहाफ़ी बैठे हुए 16-17 पैसे लेते हैं, नहीं लेते तो बताएं कैसे कॉलम लिखते हैं। तब आज़ादी सहाफत पे कोई हमला नहीं था। यहाँ पे जियो के दफ्तर बंद किए गए, आपकी जुबान बंदी कर दी गई, आज़ादी सहाफत में कोई हमला नहीं था। आज कह रहे मुल्क तबाह था। मुल्क तो तब तबाह था जब सरकारी सरपरस्ती में मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, और हमें फैटर्न में क्यों जाना पड़ा? लगारी साहब आप मुझे बताइए, सरकारी सरपरस्ती में, हुकूमती सरपरस्ती में यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की, मुश्ताक चीनी जैसे बदनुमा किरदारों ने, शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की, हम फैटर्न में चले गए। मुल्क तब तबाह था, आज तबाह नहीं है मुल्क। ये बैठ जाते हैं बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, इनके मुंह को लगाम नहीं है। आप देखिए, आज़ादी सहाफत ये है कि आज आप बैठ के वज़ीर आज़म पे तनकीद कर सकते हैं। इससे बड़ी आज़ादी सहाफत क्या है कि जहां लोगों ने, ये एक बड़ा अहम टॉपिक हम चाह रहे थे, इसको गुफ्तगू भी हो जो आपने बात की है। उस्मान साहब, मैं पहले लगारी साहब से फिर बात भी करूंगा, नुमान साहब से भी, वो भी टेलीविजन पर बैठते हैं, अखबारात में लिखते पढ़ते हैं। लगारी साहब, ये जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है फेक न्यूज़, और उसके बाद फिर ये पीका के कानून के, एक तरफ सहाफ़ी इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और अपोजिशन उनके साथ है, हुकूमत कह रही है कि ये तो प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि जो फेक न्यूज़ होगी उसके खिलाफ होगा। तो सर ये तो कुछ समझ नहीं आ रही कि दोनों जानिब ये चीज़ें चली जा रही हैं, बहुत से हक में हैं, बहुत से खिलाफ इसके। नहीं, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जो आपके कानून मुरवज कानून हैं, क्या उन कवानीन पर अमल हो रहा है? आप नए कवानीन बना रहे हैं, भी राइज कानून मौजूद हैं। तो सर मुझे तकलीफ हुई है कि जब मैंने वज़ीर आज़म की अहलिया के बारे में जो गुफ्तगू की गई, मुझे उससे तकलीफ हुई, मुझे पर्सनल तकलीफ हुई। और किसी भी खातून के बारे में जब होती है तो मैं समझता हूँ कि ये तकलीफ देह बात होती है, और इस माजी में बहुत होती रही है। हमने सुनी है किस तरह से जो है पम्फलेट छाप कर नीचे फेंके जाते थे, और किस तरह से जो है वो किरदार कुशी की गई माजी में मोहतरम ख़वातीन की, और अब भी कोई भी शख्स करता है तो उसको किसी सूरत में जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म की अहलिया हूँ, कोई भी हूँ, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बात किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मीडिया की आज़ादी पर कदगन जो है वो भी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। आप अपने कवानीन को ठीक करें, आपके जो मुरवजा कवानीन हैं वही आपके लिए बहुत हैं। नए कवानीन बनाने का मतलब है एक नया घेरा डालना है, एक नया प्रेस एंड पब्लिकेशन आर्डीनेंस ले आना है, अयूब खान से भी ज़्यादा सख्त गिर किस्म का। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं होंगी। हुकूमतों का ज़वाल उस वक्त शुरू होता है। मेरा तजर्बा है, चूँकि मैं भुगत चुका हूँ, मैंने लाकअप देखा है, मैंने जेल देखी है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। मेरे लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने ना देखी हो। मेरे ऊपर मुकदमात बने हैं, कत्ल के मुकदमात बने, एक नहीं 2-2 कत्ल के मुकदमात बने। मेरे ऊपर जो है बगावत का मुकदमा बना। तो क्या मैं अब मैं जेल में पड़ा हुआ हूँ? और जो हुक्मरान थे वो रहे। हुक्मरानों के आखिरी दिनों में केस बनते हैं। मेरे ऊपर जो है इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत में मुकदमा चल रहा था, और वो हुकूमत उसी दौरान ख़त्म हुई। बगावत बनाने वाली हुकूमत जो है इसी केस के साथ ही ख़त्म हुई, और उससे पहले जो कत्ल के मुकदमात बना रहे थे वो उसी साथ चले गए। भाई ये ऐसा नहीं है कि आप अगर कवानीन बनाते हैं या मीडिया को हिरास करते हैं, मीडिया को दीवार से लगाते हैं। यही नवाज शरीफ से जो उसका शिकार हुए जब मीडिया पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी, यही परवेज़ मुशर्रफ से जिन्होंने मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोशिश की तो उसका शिकार हुए। तो आपको ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आप मीडिया को जो है आप पाबंद करें, या कि जनाब वो डिक्टेट करें, या आप अपनी तनकीद पसंद ना करें। मैं तनकीद करता हूँ, मुझे कभी मैं कहता हूँ कि मुझे मौजूदा हुकूमत में किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं कहा कि ये गलत करते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि आप सहाफ़ियों को टारगेट करना शुरू कर दें। और मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि जो सहाफ़ी ज़ातियात पर आते हैं उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। इंसान की इज़्ज़त और तौक़ीर भी कोई चीज़ होती है। कहानियाँ घड़ घड़ कर
किसी भी खातून के बारे में आप चलाना शुरू कर दें तो वो ठीक नहीं है। मैं बहुत एहतराम करता हूँ, चाहे वो वज़ीर आज़म की अहलिया हूँ या कोई और भी हो, आम खातून भी हूँ, तो उनकी इज़्ज़त का पास किया जाना चाहिए। लगारी साहब, ये जो टेबल स्टोरियाँ बैठ के फेक चीज़ें बना के दावे करके, जब सहाफ़ी मैं खुद बैठा हूँ, आप बैठे हैं, हम आपसे सीखते हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, तो जब ये इस किस्म की चीज़ें हों तो सर वहाँ भी तो किसी न किसी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही माजरत के साथ हमने अपना मुहासबा तो नहीं करना होता, ये मीडिया ने वो जो चीज़ चला देते हैं उसकी तरदीद भी शायद ना, लेकिन यहाँ ये समझते नहीं कि शायद इनफ इज़ इनफ होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह तो चैलेंज होना चाहिए, किसी न किसी जगह तो जाकर उसको रुकना चाहिए। भाई एक खुद साबित चीज़ होती है, मैं वो कुछ काबिल तारीफ नहीं समझता हूँ। कल मैंने एक ट्वीट की जो मेरे हिसाब से गलत, बाद में मैंने खुद उसको रियलाइज़ किया कि गलत देख रहे, मैंने उसको ना सिर्फ डिलीट किया बल्कि मैंने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि जनाब ये गलती है, मेरी गलती है। और मैं अच्छा, मुझे उस पर कमेंट्स क्या आ रहे हैं, आप कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि ये पीका की वजह से तुम माफ़ी मांग रहे हो। मैं कहता हूं कि भाई ये मेरा देख रहा था सर नीचे, लेकिन सर आप पीका की वजह से माफ़ी मांगे या नहीं मांगे ये तो आपकी अपनी खुद एहतसाबी है, लेकिन मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से पूरी वीडियोस 10-15 मिनट की बना रहे हैं और जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं हमें खुद भी देखना है, वो हमारी अपनी तंजीमें, वो चाहे जो भी तंजीमें हों, जो भी क्लब्स हों, उनको भी थोड़ा सा इस साइड पे आके ज़रूर देखना है कि ये कोई आज वज़ीर आज़म इमरान खान है, कल को नवाज शरीफ साहब होंगे, बिलावल साहब होंगे, कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा मेरा ख्याल है हम अपने लिहाज से, ये पार्टियां बन के सहाफ़त जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा, हम जिस जगह थे हम उसको कनेक्ट दोबारा से करते हैं। मैं नुमान साहब आपकी जानिब आऊँगा। ये इंटरनेशनल मार्केट जो है वो इस वक्त तेज़ी के साथ क्रैश हो रही है। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की बातें होनी या स्टेबिलिटी का होना ये थोड़ा सा ख्वाब सा लगता है। ये अगर यूक्रेन और रशिया हालात ऐसे रहे तो हम कब तक ऐसे चल सकते हैं? आप कह रहे हैं 6 महीने, चलो कम से कम हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन हम तो बड़े ज़ेरे असर रहते हैं इंटरनेशनल मार्केट के। अच्छा, पहले तो मैं वो जो खुद एहतसाबी की बात हो रही थी तो मैं सिर्फ इस पर एक छोटा सा पॉइंट ये रेज़ करूँगा कि उमूमी तौर पर हमारी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, हमारे माशरे में देख लें, खुद एहतसाबी का कल्चर मौजूद ही नहीं है। आप सिर्फ मीडिया की बात ना करें, किसी भी देख लें, हमारे यहाँ रोड जब सड़क पे जो रेड सिग्नल क्रॉस करते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो उस पर भी लोगों को कोई शर्म नहीं आती या लोग उस पर भी कहते हैं कि बस ठीक है ऐसा ही होता है। तो खुद एहतसाबी तो हमारी कौम का, हमारे माशरे का कल्चर ही नहीं है, तो हमें किसी भी शोबे से हमको एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए जब तो कोई कानून नहीं आएगा। दूसरा, मैं कवानीन के हवाले से एक और बात भी कर दूँ, हमारे यहाँ एक और भी अलमिया है कि कई सारे कवानीन आते हैं। पिछली तरह स्टेट बैंक ऑटोनॉमी का एक्ट भी आया। हमारे यहाँ बात जो होती है ना, वो कभी भी कानून की मखसूस शिक के बारे में नहीं होती। मैं ये कहता हूँ भाई, अगर आपको कानून पे एतराज़ है, आप कानून की मखसूस शिक उठाएं और बता दें कि फ़लानी शिक में गलत लिखा हुआ है। अब स्टेट बैंक के हवाले से भी जो था कि असल इशू कुछ और था, उसको बना कुछ और दिया गया। एनीवेज, ये एक साइड कमेंट था मेरा। सेकेंडली, दोबारा आ जाते हैं इसके ऊपर जो आपने रशिया और यूक्रेन के हवाले से बात की। देखिए 89 में जब USSR टूटा है, उसके बाद जो पिछले 30 साल में यूनिपोलर वर्ल्ड रहा था, ये अमेरिका वॉज दी ओनली सुपर पावर, ठीक है ना जी। अब ये जो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस आया है, आप समझ लें कि वी आर बैक टू दी कोल्ड वॉर डेज, कि दुनिया दोबारा बाइपोलर हो गई है। एक ब्लॉक है जिसके अंदर चाइना है, रशिया है और उनके एलाइज हैं, और दूसरी तरफ US है और वेस्टर्न यूरोप और उसके एलाइज हैं, जैसा कि कोल्ड वॉर के ज़माने में था। जो नज़र आ रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, कम से कम साल 1.5 साल ये मामला खींचेगा, और जब तक ये मामला ठीक नहीं होता 3-4 चीज़ों में इसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल सतह पे आएगा, और जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी आएगा। जैसे कि एक तो आपकी ऑयल प्राइसेस हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑयल प्राइसेस, अगर रशिया दुनिया का एक बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है तो ऑटोमेटिकली ऑयल और गैस प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई लेवल पे रहेंगी, नंबर एक। दूसरा ये कि जब भी दुनिया में जंग की सूरत हाल होती है तो लॉजिस्टिक्स जो होती हैं वो हमेशा बढ़ जाती हैं। आपकी जो है आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इम्पैक्ट हमारी एक्सपोर्ट पे भी आएगा, हमारी इंपोर्ट के ऊपर भी आएगा। तीसरी चीज़ जो है, एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें इम्पैक्ट आएगा, वो है इन्वेस्टमेंट फ़्लोज़, कि भाई ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ़्लोज़ हैं। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी की सूरत हाल होती है तो जो पैसा होता है वो डेवलप कंट्रीज़ की तरफ जाता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ से पैसा कम होना शुरू हो जाता है। अभी यूनाइटेड नेशंस की जनवरी में एक रिपोर्ट भी आई थी, इसमें यही बताया गया था कि 2021 में कहने को तो दुनिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, लेकिन ज़्यादातर पैसा जो है वो अमीर ममालिक की तरफ गया है और गरीब ममालिक से निकला है, तो उसकी तरफ एक चैलेंजिंग सूरत हाल होगी।
और उसके साथ साथ एक और जो है जिस पर गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है कि आई होप कि इसका इम्पैक्ट ना आए, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मिडल ईस्ट में इसका कोई इम्पैक्ट आता है, अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कल इमारात पे यूएई पे भी काफ़ी एतराज़ हुआ था, जो रशिया के उन्होंने वोट पे एब्सटेंशन की थी। और ये भी हम जानते हैं कि जो सीरिया है, सीरिया के नॉर्थ वेस्ट में एक रशिया की पोर्ट है मेडिटेरेनियन के अंदर, तर्तूस के अंदर जो है। तो बात ये है कि अगर ये चीज़ बढ़ती है और फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होती तो इसका इम्पैक्ट मिडल ईस्ट के ऊपर भी आ सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी रेमिटेंसीज और दीगर चीज़ों पे भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। मैं समझता हूँ इस वक्त एक बहुत ट्रिकी सूरत हाल है और रोज़ाना की बुनियादों पर सूरत हाल तब्दील हो रही है, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कम से कम 1 से 1.5 साल तक जो है ये जो अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल और इकनॉमिक की बाकी रहेगी। सही, तो ये अब देखना है कि ये अनसर्टेनिटी कब तक बरकरार है, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि हुकूमत के लिए अब वक्त कम है और मुश्किलात बहरहाल मौजूद हैं। तो इसको अगर मैं ये कहें कि सम अप करें बसरा साहब कि ये जो जिस किस्म की सब्सिडी और रिलीफ का काम शुरू हो गया है, ये अब इसका मतलब है अगले 1.5 साल 1.25 साल जो रह गया आपकी गवर्नमेंट का, वो ऐसे ही चलाना है और मैक्सिमम सब्सिडीज़ मैक्सिमम रिलीफ की जानिब के पैकेजेस का ऐलान होगा। तो फिर वो जो दावा हो रहा है कि जी स्टेबल हो रही है इकॉनमी और उससे निकल रहे हैं, तो वो तो नहीं, फिर रिवायती सियासत तो फिर आप करेंगे। देखिए मुदस्सर, मसला ये है कि अगर हम नुमान साहब ने तो बड़ा, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट हैं और वो एक इस तरह की बात करते हैं अपने टिपिकल अंदाज के अंदर, हम इसको सादा अल्फाज में ये कहें, देखिए पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो अभी थोड़ा सा दोबारा से ऊपर गया, जिसको हम ज़ीरो के ऊपर ले आए थे। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि एक मुल्क कमाता क्या है और उसकी कमाई और उसकी जो लगाने के अखराजात के दरमियान क्या फ़र्क रहेगा, ये करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो देखिए मसला ये है, करंट अकाउंट डेफिसिट हम दोबारा ज़ीरो पे लेके आएंगे। अभी हैवी मशीनरी पंजाब के अंदर बड़ी इंपोर्ट हुई है, 50 के करीब, तो आपकी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर नई सीमेंट की फैक्ट्रीज लगेंगी और आपकी फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल पड़ी है इमरान खान की लीडरशिप के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बावजूद कोविड के जब दुनिया नीचे जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट बता रहे हैं लोग कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल है। ज़रा हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को वापस ले आएँ, हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर के अंदर एक बैलेंस आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम अपने आम आदमी के रिलीफ के लिए, मेरा वज़ीर आज़म हर वो काम करेगा, हर उस हद तक जाएंगे जिसकी उनको ये इकोनॉमी इजाज़त देगी। लेकिन याद रखिए कि दुनिया कोविड से लड़ रही है, याद रखिए दुनिया के अंदर क्राइसिस है, याद रखिए दुनिया की डेवलप डेमोक्रेसी जो हैं वो नोज डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रही हैं। और ये भी याद रखिए कि दुनिया ने तारीफ़ की है कि NCOC ने बेहतरीन काम किया है। ये याद रखिए दुनिया कह रही है कि इमरान खान बेहतरीन लीडरशिप के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खड़े हैं। ये याद रखिए हमारे पाँव के अंदर जंजीर है कर्जों की, याद रखिए हमें इंटरेस्ट रेट देना है, हमारे असासे गिरवी पड़े हुए हैं। इस सब के बावजूद इमरान खान की परफॉर्मेंस जो है उसको सामने रखें और ये याद रखें कि जब तक इमरान खान है, ज़ात का कारोबार नहीं करेगा, लोगों के लिए सोचेगा, एहसास प्रोग्राम के जरिए सोचेगा, आम आदमी की मुश्किलात में आसानियां पैदा करेगा। तेल की प्राइसेस को कम करने से लेके आम आदमी ज़राअत के में रिलीफ से लेके इंडस्ट्री में रिलीफ से लेके और एमनेस्टी अब देखना है कि इमरान खान साहब ये तमाम तर रिलीफ जो है वो देते हैं या फिर वो सिर्फ बात होती है, ये तो अब उसकी रिफ्लेक्शन अगले आने वाले इलेक्शन में फिर आवाम की सूरत में नजर आएगी। शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब आपके वक्त का, नुमान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लगारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।